Civil Services. This is our module on current affairs, rapid revision for prelims 2025. This is Gaurav. Welcome back and hope आप सब बढ़िया होंगे. दिस टाइम हमने थोड़ा अपना सेटअप चेंज किया है. मुझे लगता है रिवीजन के लिए आप पूरी तरह स्क्रीन पर आपका ध्यान हो तो बेहतर है. तो हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं. इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले एक साल में हुए हैं that have happened in the last 1 year, 2024. Even some topics from 2023 have been included. So rest assured कि आपका कवरेज काफ़ी डिसेंट होने वाला है. तो लेट्स जंप राइट इन. आज का पहला टॉपिक है सूडान. सूडान ने यूएई के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया है और सूडान का एलिगेशन है कि यूएई इन सम फॉर्म has been supporting the RSF. लास्ट क्लास के एंड में मैंने आपको बताया था कि सूडान में एक्चुअली हो क्या रहा है. वहाँ पे अभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, बट आर्मी और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनके बीच स्कर्मिशेस होते हैं. सिविल वॉर की सिचुएशन पिछले कुछ सालों से चल रही है. तो RSF जो है रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसके जो लीडर हैं हमेती, उनका जो हिस्ट्री रहा है, RSF पूरी जो फोर्स है उसका हिस्ट्री जो रहा है, दारफुर रीजन में भी जो जेनोसाइड की बात करते हैं हम, दारफुर में बहुत लार्ज स्केल वायलेंस में RSF का रोल रहा है. अब सूडान की गवर्नमेंट, मतलब सूडान की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएई पे आरोप लगाया है कि यूएई इन सम फॉर्म हैज़ बिन सपोर्टिंग RSF. अब इफ़ वी टॉक अबाउट सोर्सेस, RSF का दारफुर रीजन के जो गोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर कंट्रोल है. एंड इट्स बिन क्लेम्ड कि जो गोल्ड दारफुर रीजन से आता है उसको रशिया तक स्मगल करने में यूएई हेल्प करता है. एंड इन दिस कैपेसिटी देखा जाए तो यूएई एक प्रकार से RSF को फंड भी कर रहा है. तो आगे देखते हैं. RSF ने खासकर जो दारफुर रीजन में है आपके मसालित ट्राइब्स जो हैं उन पर एथनिक अटैक्स किए थे, ऐसा इनका कहना है. अब दारफुर रीजन कहाँ है? वो सूडान के आपका वेस्टर्न सूडान में है. हम मैप देखेंगे अभी. अब यहाँ पे सीवियर वायलेंस चल रहा है 2003 से विद सूडानीज गवर्नमेंट एफिलिएटेड मिलिशिया ग्रुप्स. RSF है. इसको RSF को पहले हम जानजावीद मिलिशिया के नाम से भी जानते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है. जानजावीद मिलिशिया, या जो बाद में आगे चलकर थोड़ा उसको प्रोफेशनल आर्मी के पैरामिलिट्री ग्रुप की तरह उसको मोल्ड करने का प्रयास किया गया. बट शुरुआती समय में ये एक मिलिशिया थी जो इसका कुछ मीनिंग होता है कैमल राइडिंग, राइफल वील्डिंग पीपल. तो जानजावीद आगे चलकर RSF बनता है. बट जानजावीद जो मिलिशिया थी उस पर काफ़ी गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने दारफुर रीजन में काफ़ी ब्लडशेड किया है. और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो ICC हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इन्होंने तब के प्रेसिडेंट जो खुद भी डिक्टेटर थे, उमर अल बशीर, इनको भी इंडाइट किया था. उमर अल बशीर को भी पहले इंडाइट किया हुआ है. दारफुर में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो उसमें मसालित है, आपका फ़र और जगावा. तो दारफुर जो हम कहते हैं दारफर, तो ये फ़र पीपल के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा है. फ़र का जो होम है दैट्स दारफर. अब थोड़ा बहुत मसाली ट्राइब के बारे में पढ़ लेते हैं. ये प्राइमरली वेस्टर्न रीजन ऑफ सूडान का दारफर जो क्षेत्र है और ईस्टर्न चाद में भी रहते हैं. तो सिर्फ सूडान तक सीमित है ऐसा नहीं है. और उनका ओरिजिन ट्यूनीशिया में है, फिर वो माइग्रेट करते गए, फिर वहाँ से सूडान पहुँच गए. इनकी एक मसालित लैंग्वेज है जो एक नाइलो सहारन लैंग्वेज फैमिली कहलाती है. रिलीजन की बात की जाए, सुन्नी इस्लाम और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये करते हैं. और इनके क्रॉप्स क्या हैं? पीनट, मिलेट्स, सोगम. मसालित ट्राइब पे एज सच मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट मतलब बहुत डीप सवाल आएगा, डेप्थ से सवाल आएगा. कौन सा रीजन है
सूडान से संबंध है या नहीं, क्या सिर्फ सूडान तक सीमित है या दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। आरएसएफ के बारे में पूछ सकते हैं। आपको पर्सनैलिटीज़ के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, तो आपको हमेती का नाम नहीं पूछेगा या अब्दुल फताह अल बरहान का नाम बहुत कम चांस है कि पूछा जाए। आपको स्टेट पीसीएस में शायद पूछ भी ले, बट यूपीएससी पर्सनैलिटीज़ पे उतना फोकस नहीं करती है व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। उनका ज़्यादा ध्यान इवेंट्स पे होता है, तो हम इवेंट्स देखेंगे। अब ये एक सूडान का मैप है, इसको आप ध्यान से देखिए। हम इंटरनेशनल रिलेशंस हम प्रेफर करते हैं कि आप मैप से ही देखें। तो ये जो वेस्टर्न एरिया है, दिस इज़ योर दारफुर। कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। नॉर्थ में इजिप्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट में रेड सी से थोड़ा यहाँ पे खुलता है। साउथ ईस्ट इथियोपिया, साउथ में साउथ सूडान ऑफ कोर्स, साउथ वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कार, और वेस्ट में चाद, नॉर्थ वेस्ट में लीबिया। तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर खार्तूम इनकी कैपिटल है, और यहाँ से ही आप देखेंगे कि नाइल एक बनती है। ये तो खार्तूम के पहले दो अलग अलग ब्रांच रहती है नाइल की, एक ब्लू नाइल कहते हैं, एक वाइट नाइल कहते हैं, और दोनों जब आके यहाँ पर मिलती हैं उसके बाद द नाइल जो बड़ी नदी है वो यहाँ से आगे बढ़ती है इजिप्ट की ओर, नॉर्थ फ्लो करती है नाइल, सबको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। अब यूएन हम कहें, बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसमें 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं, 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं। उनके नाम ये आपको याद होने चाहिए। उनमें से आईसीजी एक है, बाकी 5 कौन से हैं? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और आपका छठवा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, आईसीजे की बात कर रहे हैं, 1945 में ही जो यूएन चार्टर आपका अडॉप्ट हुआ, उसके बाद से ही ये स्टार्ट हो गया था 1946 में। अब जितने भी आपके इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, आईसीसी हो जाता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सब के सब पीस पैलेस द हेग नेदरलैंड्स में बेस्ड हैं। और इसके बारे में एक फैक्ट है कि इट इज़ ओनली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है। बाकी जो 5 मैंने प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपको बताएं वो सारे के सारे न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड हैं। आईसीजी काम कैसे करता है? 15 जज होते हैं जिनका 9 ईयर का टर्म होता है। कौन तय करता है? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जो साइमल्टेनियसली वोट करते हैं बट अलग अलग करते हैं। अब इनका काम क्या है? दे आर टास्क्ड विथ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को ट्राई नहीं किया जाता है, जैसे वॉर क्राइम्स या जेनोसाइड के जो क्राइम्स हैं उसके लिए इंडिविजुअल को ट्राई करने का काम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है, जो यूएन सिस्टम का पार्ट नहीं है पर से, बट यहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात की जाए, जो यूनाइटेड नेशन का एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ है, यहाँ पर डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाते हैं बिटवीन स्टेट्स। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, सूडान ने यूएई के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। उन्होंने किसी इंडिविजुअल को सिंगल आउट नहीं किया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई है, अब आप हमारा ये बात सुने। मूविंग ऑन। अब आईसीजी का जुरिस्डिक्शन क्या है? जो जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, संयुक्त राष्ट्र के 193 मेंबर्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आईसीजी स्टैट्यूट के पार्टी बन जाते हैं। आईसीजे स्टैट्यूट जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा कह सकते हैं, पर इस आईसीजे ऑटोमेटिकली उसको जुरिस्डिक्शन नहीं मिल जाता डिस्प्यूट्स में। मान लीजिए यूएन बॉडीज़ हैं दो, इंडिया पाकिस्तान में अभी स्कर्मिश हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आईसीजे कैन नॉट स्टेप इन जब तक दोनों पार्टीज़ आईसीजी के पास ना जाएं। और क्योंकि ये फाइनल कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जहाँ अपील कर सके, तो आईसीजी की जो जजमेंट है फाइनल है एंड इट्स टेक्निकली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़। यहाँ पे अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो वैसे आईसीजे के बारे में बात की जाए तो इट हैज़ नो वे ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस। ये कंप्लायंस ये दो देशों से नहीं ले सकते हैं। और इनकी अथॉरिटी कैसे डिराइव होती है? ओनली द विलिंगनेस ऑफ द कंट्रीज़।
जो कंट्रीज़ हैं, जो पार्टीज़ हैं डिस्प्यूट के, वो अगर कंप्लाई कर रहे हैं, अबाइड कर रहे हैं, तब तक ये काम चलेगा। एक ये लिमिटेशन है इंटरनेशनल आपके कोर्ट्स का, कोई भी कोर्ट हो, इवन आईसीसी की खुद की कोई पुलिस सर्विस नहीं है, तो वो डिपेंड करते हैं मेंबर स्टेट्स पे। मूविंग ऑन, अब एक जेनोसाइड कन्वेंशन है जिसको ही इन्वोक किया था सूडान की गवर्नमेंट ने कि जेनोसाइड हो रहा है, और यूएई ने इसको प्रमोट किया है, अबेट किया है, जो दारफूर का जेनोसाइड है। तो जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका अब देखें तो नाम कुछ लंबा है, द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट फॉर द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? नरसंहार किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, भले ही वो रेशियल ग्रुप हो सकता है, जातीय ग्रुप हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है, किसी एक धर्म का ग्रुप हो सकता है, उनको कम्प्लीटली वाइप आउट करने के प्रयास करना या वाइप आउट करना, उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जेनोसाइड को क्रिमिनलाइज करती है ऑफ कोर्स, और ऐसा फर्स्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो जेनोसाइड को कोडिफाई करता है एज अ क्राइम। कब अडॉप्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1948। फोर्स में आया 51 में, 152 पार्टीज़ हैं। और ये इसका बैकड्रॉप तो आप सब जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाज़ी जर्मनी में जूस को लार्ज संख्या में एक्सटर्मिनेट करने का प्रयास किया गया था, तब उनको इसके खतरे के बारे में एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एक जेनोसाइड कन्वेंशन होना चाहिए, और हम सबको यूएन के पार्ट होते हुए ये हमारा दायित्व है कि हम ऐसा कोई फ्यूचर इवेंट ना होने दें। अब इन्होंने जेनोसाइड कैसे डिफाइन किया है इसको देख सकते हैं। इंटेंशनल एफर्ट टू कम्प्लीटली और पार्शली डिस्ट्रॉय ग्रुप बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक कोई समूह है जिसकी एक कोई कॉमनैलिटी आप उसमें पकड़ सकते हैं, कोई एक नेशनैलिटी है, या कोई एक एथनिसिटी है, जाति ग्रुप है, या कोई एक रेस है, कोई एक नस्ल है, या कोई एक धर्म है, तो उसको कम्प्लीटली या पार्शली वाइप आउट करने का जो प्रयास है उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन, जो आपका एक रीसेंट मंथ्स में एक न्यूज़ आ रही है कि यूएसए में फेंटानिल नाम के ड्रग का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फेंटानिल होता क्या है? एक ओपियोइड है, ओपियोइड, सिंथेटिक ओपियोइड है, ओपियम फैमिली का है, आप कह सकते हैं, जो अफीम जो काम करता है पेन मैनेजमेंट में, दर्द को कम करने के लिए। इसके साथ एक वो हेलुसिनोजेनिक भी उसका इफ़ेक्ट है। इसका अब्यूज़ बढ़ गया है, तो इस पे जो यूएस कांग्रेस है वहाँ की एक सेलेक्ट कमेटी ने इस पे इन्वेस्टिगेट किया, जांच पड़ताल की, और उन्होंने कहा कि चाइना से जो आपके फेंटानिल के इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल जो जो लगता है फेंटानिल बनाने में, उसका स्मगलिंग आपका चाइना से आ रहा है, और इसमें डायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसका हाथ है। जितने भी इलीगल फेंटानिल के प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं, ये चाइनीज़ कंपनी से बन रही हैं, इनका कहना है एलिजेडली, और इनको फिर स्मगल किया जाता है इंटरनेशनली। कहाँ से? मैक्सिकन कार्टेल से, मैक्सिकन बॉर्डर से, जो फिर आपका फेंटानिल बनाते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स भी देखी गई हैं। बहुत सारे जो इसके यूज़र्स हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के इसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर यूएस में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। तो इस क्राइसिस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो गया है यूएसए में 18 से 45 साल की एज में। ज़्यादातर क्या है, ओवरडोज, जितना आपका शरीर झेल नहीं सकता उससे ज़्यादा अगर आपने ले लिया, तो यहाँ पर आपको जो नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करता है। जितना भी आपका एनाल्जेसिक्स हैं, पेन मैनेजमेंट की दवाइयाँ हैं, ये बेसिकली काम यही करती हैं कि जो आपके नर्वस सिस्टम है उसको डिस्कनेक्ट कर देती है आपकी बाकी बॉडी से, जिससे जो पेन है
पेन रिसेप्टर्स हैं आपके ब्रेन में, वो उनको कोई सिग्नल ना मिले पेन का, और इससे आपको दर्द का एहसास कम होता है। तो मॉर्फिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सुना होगा मॉर्फिन, ये भी यही काम करता है। अब फेंटेनिल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है? सिंथेटिक है ओपियोइड, और 50 से 100 गुना ज़्यादा पोटेंट है मॉर्फिन और हेरोइन की तुलना में। अब पेन मैनेजमेंट में काम होता है कैंसर और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में, और इसका गलत अब्यूज़ होता है, इलीगल इसका मैन्युफैक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? यूफोरिक इफ़ेक्ट्स, जो आपके जितने भी ड्रग्स हैं उनमें एक यूफोरिक इफ़ेक्ट होता है, इसलिए इसको भारी संख्या में लोग यूज़ करते हैं गम भुलाने के लिए। पेन किलर भी है, इसको ऑफन आप हीरोइन या कोकेन से मिक्स भी करके यूज़ करते हैं यहाँ पे यूएस में खासकर। इसका एडिक्शन बहुत तेज़ होता है। इसके बारे में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। यूएस और ताइवान के रिलेशंस। ताइवान जानते हैं हम, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना इनका ऑफिशियल नेम है, साथ में ताइवान भी कहते हैं। यहाँ पे जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी थी, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक लीनिंग की थी। इनका एक प्रकार से सिविल वॉर होता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ, और कम्युनिस्ट फाइनली जो मेनलैंड चाइना है जिसको हम देखते हैं, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है। तो जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ताइवान के आइलैंड में शिफ्ट हो जाती है, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो असली चाइना है वो हम हैं, और इस आइलैंड में से हम रूल करेंगे। तो अब तक यूएस की स्ट्रेटजी ये थी कि वो एक्सप्लिसिटली, खुले तौर पर जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी सॉवरेंटी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था। लेकिन 2025 में एक मेजर शिफ्ट देखने मिला है। तो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो जैसा हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, वैसे यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक अपडेट किया अपनी पॉलिसी में, और अब उन्होंने ये कहना बंद कर दिया है कि हम ताइवान की स्वतंत्रता को समर्थन नहीं देते हैं। मतलब पहले चाइना के दबाव में, चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, जो मेनलैंड चाइना है उसकी वन चाइना पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के मुताबिक ताइवान भी चाइना का हिस्सा है। और जितने भी देश हैं जो चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं या चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, उनको इस पॉलिसी को अबाइड करना है। तो इस पॉलिसी को अबाइड करने का ये मतलब है कि आप ताइवान के साथ हाईएस्ट लेवल पे डिप्लोमेटिकली एंगेज नहीं कर सकते, आप ताइवान को एक सेपरेट कंट्री के तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। अब तक यूएसए भी यही करता आया था, लेकिन 2025 में उन्होंने अपना स्टांस बदला है, और उन्होंने ये कहना छोड़ दिया है कि वो अब ताइवान की इंडिपेंडेंस को समर्थन नहीं देते हैं। सीधी सी बात है, ताइवान में इसका स्वागत हुआ है और चाइना ने इसका विरोध किया है। तो यूएस की पॉलिसी का आधार क्या है, बेसिस क्या है? तो ताइवान रिलेशन एक्ट है, यूएसए का डोमेस्टिक स्टैट्यूट है, लॉ है 1979 का, और ये डिक्टेट करता है यूएस की पॉलिसी ताइवान को लेकर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम यूएसए जो है क्लोज कमर्शियल, कल्चरल एंड अदर रिलेशन मेंटेन करेंगे ताइवान के लोगों के साथ, और ताइवान को हथियार भी सप्लाई करेंगे। तो टीआरए के तहत ही यूएस ने काफ़ी हद तक ताइवान को आर्म किया है, और इसी कारण बीजिंग मतलब चाइना के साथ यूएसए के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो एक बेसिस मेजर कारण जो अगर हम आज की तारीख में देखते हैं, ट्रेड वॉर्स है, जितनी भी एनिमोसिटी है चाइना और यूएस के बीच में, वो टीआरए के तहत जो भी यूएसए के इनिशिएटिव्स रहे हैं उसको लेकर रही है। अब चाइना जो असर्ट करता है कि हम वन चाइना है, एक ही चाइना है, जो ताइवान का आइलैंड है वो भी चाइना का हिस्सा है, और चाइना की जो सरकार है वो कम्युनिस्ट है, सीसीपी है, और बीजिंग हमारी राजधानी है, ताइवान हमारा एक प्रांत है। और इनका लक्ष्य है कि वो ताइवान को दोबारा जोड़ लेंगे, अखंड एक चाइना बनाएंगे, और इसके लिए उनको मिलिट्री का उपयोग भी करना पड़े, फोर्स का उपयोग भी करना पड़े तो वो करेंगे। अब
इसके तहत न यूएसए न भारत ये ऑफिशियली ताइवान को अलग देश की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, अनौपचारिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेवल पे जो जैसे संबंध बाकी देशों के साथ होते हैं, बाकी सॉवरेन देशों के साथ होते हैं, वैसे रिलेशन ताइवान के साथ बहुत सारे देशों के नहीं हैं। इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को अडियर करता है, अबाइड करता है, फॉलो करता है। एक और इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है कुर्द्स। कुर्द्स आपका एक स्टेटलेस पीपल है, एक बड़ा एथनिक ग्रुप है जो वेस्ट एशिया में बहुत सारे देशों में पाया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इनकी डिमांड रही है कि इनको एक खुद का एक देश हो, कुर्दिस्तान नाम का, लेकिन वो नहीं हो पाया। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी उम्मीद थी कि एक कुर्दिस्तान बनेगा, लेकिन वो नहीं बन पाया। और जो कुर्द हैं वो आपके सीरिया, टर्की, इराक, इन देशों में पाए जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि टर्की और सीरिया में इनको बहुत सारे राइट्स अवेलेबल नहीं है। इराक में जो कुर्द हैं उनको एक हद तक स्वायत्तता मिली है, ऑटोनॉमी मिली है नॉर्दर्न इराक के एक रीजन में, लेकिन सीरिया और टर्की में गवर्नमेंट के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इनके राइट्स, इनको पूरे अधिकार नहीं मिले हुए हैं, और किसी न किसी फॉर्म में इनका एक स्ट्रगल चलता आया है बहुत लंबे समय से। तो हाल ही में एक ब्रेक थ्रू हुआ है टर्की में, तुर्कीये बोलते हैं अब इसको, जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है पीकेके, जिसको बहुत सारे देशों में खासकर तुर्की में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको माना गया है। इन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया तुर्की के साथ। इनके लीडर है अब्दुल्ला ओचलान, और इन्होंने कहा है कि नहीं, अब हमें हिंसा का पाथ जो मार्ग है वो छोड़ना पड़ेगा। और ये 40 साल में पहली बार है जब थोड़े यहाँ पे संबंध में, क्या कहना चाहिए, कड़वापन कम आया है। अब कुर्द का दिक्कत इशू क्या है? ये कुर्दिस्तान नामक आप क्षेत्र कह सकते हैं, यहाँ से इनका संबंध है। और ये कहाँ कहाँ है? दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तरी सीरिया, उत्तरी इराक, और थोड़ा बहुत आपका पश्चिमी ईरान में भी कुर्द लोगों की जनसंख्या पाई जाती है। तो जो मॉडर्न कुर्दिश आपका जो इशू है, ये 20वीं शताब्दी से चालू होता है, जब ओटोमन तुर्क गिर गया तो इनको एक इंडिपेंडेंट देश प्रॉमिस किया गया था वेस्टर्न पावर से। आपके जो ट्रीटी ऑफ सेवरिस होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, बट इनको एक अलग देश नहीं दिया गया, और इनको इन देशों में एडजस्ट करने के लिए कह दिया गया कि आप तुर्की में रहिए, इराक में रहिए, सीरिया में रहिए, ईरान में रहिए, और इनके साथ जाती हुई है, ऐसा इनका कहना है कि इनको पूरे अधिकार नहीं मिले। तो आप मैप देखेंगे, ये वेस्ट एशिया है, टर्की, सीरिया, थोड़ा बहुत ईरान, नॉर्दर्न इराक, इन देशों में ये पाए जाते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे तो आर्मीनिया में भी कुर्द पॉपुलेशन है। आगे बढ़ते हैं इंडिया और यूएस के व्यापार पे, ट्रेड पे। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने मार्च में एक यात्रा की अमेरिका की। अब इसका जो ट्रेड है भारत और अमेरिका का, उसको हम ये देखते हैं कि आने वाले 5 साल में इसको हमें 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक करना है। इसको मिशन 500 भी कहा जाता है। सीधा सवाल पूछ सकता है कि मिशन 500 का संबंध कहाँ से? तो भारत और अमेरिका के ट्रेड से है, जो वर्तमान में लगभग 200 बिलियन डॉलर का है। इसमें हमें वृद्धि करनी है। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो एक कॉम्प्रहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA, इसमें कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें होता ही है कि आप कोशिश करते हैं कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करें, जिससे फ्री फ्लो ज़्यादा हो सके ट्रेड का, ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। दिस इज़ द बेसिक आइडिया। अब
टैरिफ कम होगा तो कंपटिटिवनेस भी बढ़ेगी। आपका जो माल किसी एक पर्टिकुलर टैरिफ बैंड के तहत, मान लीजिए यूएसए में अब तक 100 रुपये का बिक रहा था, इसमें अगर टैरिफ कम हो जाता है तो हो सकता है वो 80 रुपये का बिकने लगे और आपकी डिमांड बढ़ जाए यूएसए के मार्केट में। तो इससे हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। अब ये किन पर्टिकुलर सेक्टर्स को एड्रेस करेगा? तो आपका टैरिफ, मार्केट एक्सेस एंड रिजॉल्विंग एग्जिस्टिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। जैसे कुछ समय पहले डब्ल्यूटीओ में भारत और यूएसए में एक ट्रेड डिस्प्यूट आया था। यूएसए चाहता था कि वो सोलर जो पावर है, डोमेस्टिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फोटोवोल्टेक सेल्स होते हैं और इन्वर्टर्स होते हैं, इनको भारत में भेजे, लेकिन भारत में एक लॉ था जिसमें डोमेस्टिक कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी। अब इस डोमेस्टिक कंटेंट के रिक्वायरमेंट के चलते यूएसए अपने सोलर सेल्स भारत में भेज नहीं पा रहा था और ये एक बड़ा डिस्प्यूट हो गया था, क्योंकि इसे फेयर एक ट्रेड प्रैक्टिस नहीं माना जाता है आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में। तो यहाँ पे एक ट्रेड डिस्प्यूट आ गया था, आगे चलकर इसको रिजॉल्व किया गया। अब इसके अलावा फोकस रहेगा आपका क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। एक इनिशिएटिव है भारत और अमेरिका के बीच में जिसको हम आईसेट कहते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें R&D और जॉइंट प्रोडक्शन साथ में करने की बात है, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में। लेकिन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। आपका जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया या AI हो गया, जो बहुत हाई टेक है अभी, जो चल रहा है, जिस पर रिसर्च चल रहा है, उसमें उस पर साथ में कोलैबोरेट करने की बात की गई है। सेमीकंडक्टर्स एक बड़ा इशू है, सेमीकंडक्टर, जिसमें अभी ताइवान लीड करता है। और अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें सेमीकंडक्टर के लिए तो उसमें चाइना आगे है। तो भारत और दूसरे पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भरता लाई जाए और अपने जो पार्टनर्स हैं, क्लोज पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब थोड़ा हिस्टोरिकल हम वो देख लेते हैं कि ट्रेड में ट्रेंड क्या चल रहा है भारत और यूएसए के बीच में। तो 2023 में जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय जो आपका व्यापार है, वो 190 अरब डॉलर पहुंच गया, 190 बिलियन, मेकिंग यूएस इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था यूएस में, वो था 83.7 बिलियन डॉलर्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से पैरिटी है। लेकिन अगर बात की जाए तो भारत का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ। भारत ट्रेड सरप्लस में है, इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि रिसेंट जो नई गवर्नमेंट आई है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में, उसका पुश ये है कि जो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते आया है भारत, क्योंकि टैरिफ यूएसए में भारत की गुड्स के लिए कम है लेकिन भारत में यूएसए के गुड्स के लिए टैरिफ ज़्यादा है, तो उनका कहना है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और ट्रेड को थोड़ा बैलेंस करेंगे, जिससे यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। दूसरा पुश ट्रम्प सरकार का ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अब वापस किया जाए। आपने अगर पढ़ा होगा तो पिछले कुछ दशकों में, लास्ट कुछ डेकेड्स में, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डीलोकलाइजेशन हुआ है। अमेरिका से इंडस्ट्रीज़ ईस्ट में आई हैं, खासकर चाइना में और ईस्ट एशिया में, जहाँ पर लेबर सस्ता है। लेकिन इससे हुआ ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं अमेरिका में वो काफ़ी कम हो गई हैं। तो नई एडमिनिस्ट्रेशन की सोच ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को अब वापस लाना पड़ेगा अमेरिका, जिसके लिए अब वो चाह रहे हैं कि जो कंपनीज़, अमेरिकी कंपनीज़ जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग ईस्ट में शिफ्ट कर दिया है, एशिया में, चाइना में, इंडिया में या ईस्ट एशिया में, वो अब वापस अमेरिका आए। तो जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 2025 में कम हो गया। लेकिन अगर हम टोटल बात करें हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो इंडिया यूएसए की तुलना में अभी भी सरप्लस पे है। सर्विसेज जो एक्सपोर्ट है भारत का, वो ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है। अब एक स्कीम है जिसका लाभ ले सकती है भारत और अमेरिका की सरकारें,
स्कीम का नाम है स्कीम टू प्रोटेक्ट प्रमोट इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स। जो आपकी ईवी व्हीकल्स हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल में इनमें इस सेक्टर में खासकर काफ़ी ग्रोथ देखने मिला है। बहुत सारी नए मॉडल्स आ गए हैं ईवी के। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी ईवी मार्केट में अब अपनी जगह बना रहे हैं। अब ये 2024 की स्कीम है और इसमें क्या होता है, जिनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है भारत में, जो भारत में बना रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत, उनको कस्टम ड्यूटी उनकी कम हो जाएगी। जो आमतौर पर 70% लगती है, सिर्फ 15% लगेगी। और कुछ इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जैसे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है 25% होना चाहिए तीसरे साल तक और 50% 5वें साल तक। मतलब अगर आपने सेटअप की है कंपनी 2020 में, तो 2023 तक आप 25% जो आपके कार है उसमें कंपोनेंट भारत के हों, ओरिजिन उसका भारत में हो, और 2025 तक आधे जो कंपोनेंट्स हैं वो भारतीय ओरिजिन के हों। तो इसको अमेरिकी कंपनीज इसका लाभ उठा सकती हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि टेस्ला भी इंटरेस्टेड है भारत में अब कार्स बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम पे। इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है वो थोड़ी पोरस है, जैसा कि आप जानते हैं। बॉर्डर के दोनों साइड्स जो आपकी ट्राइब्स रहती हैं, ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइब्स इंडिया में भी रहती हैं, उनकी फैमिली कुछ जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो म्यांमार में भी रहती है। तो एक प्रकार का यहाँ पे एक अरेंजमेंट था कि 16 किलोमीटर्स बॉर्डर के फेंस के दोनों साइड जो ट्राइब्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। तो एक प्रकार से पोरस बाउंड्री है। अब 2024 के फरवरी में इन्होंने जो होम मिनिस्ट्री है उसने कहा कि जो आपका एफएमआर है, फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसको हम हटाएंगे। और इसका कारण है क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, जो आपके मणिपुर के पूर्व सीएम हैं इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, एन बीरेन सिंह। इन्होंने कहा था कि क्रॉस बॉर्डर जो सपोर्ट मिल रहा है आपके जो वायलेंट ग्रुप्स हैं उनको, प्लस यहाँ पर एक इलीगल जो ट्रेड है इलीगल ड्रग्स का, वो भी क्रॉस बॉर्डर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा कहना है तो अर्स्टवाइल रूलिंग डिस्पेंसेशन का। तो उन्होंने कहा है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, आपने मणिपुर के बारे में एक्सटेंसिवली पढ़ा होगा, जो वहाँ पे प्लेन्स की ट्राइब है मेती, जो लार्जली हिंदू हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके कुकीज़ो ट्राइब्स के साथ, जो हिल ट्राइब्स हैं और वो मेनली क्रिश्चियंस हैं। तो इसको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रकार का रिलीजियस कलर भी दिया जा चुका है। हाउएवर जो फ्री मूवमेंट रजीम है इसको स्क्रैप करने का मिज़ोरम और नागालैंड ने विरोध किया है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप ध्यान से देखा होगा तो नागालैंड मणिपुर के नॉर्थ में है और मिज़ोरम मणिपुर के साउथ में है। यहाँ पे नागा ट्राइब्स प्रीडोमिनेटली रहती हैं, लेकिन नागा ट्राइब्स जस्ट नागालैंड तक सीमित नहीं है, दूसरे स्टेट्स में भी नागा ट्राइब्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके अरुणाचल प्रदेश में भी नागा ट्राइब्स लार्ज नंबर्स में अब हैं प्रेजेंट। अब फ्री मूवमेंट रजीम का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। इसको 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इनिशियली बॉर्डर के 40 किलोमीटर तक ये मूवमेंट को फ्री रखा गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इधर इंडिया है, इधर म्यांमार है, तो 40 किलोमीटर इधर और 40 किलोमीटर ईस्ट में जो यहाँ पे आपकी ट्राइब्स रहती हैं वो फ्रीली मूव कर सकती थी अक्रॉस द बॉर्डर। और इसको 16 किलोमीटर कर दिया गया था, कम कर दिया गया था 2004 में, और कुछ एडिशनल रेगुलेशन भी आए थे 2016 में। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी, क्या कोई भी व्यक्ति फ्री मूवमेंट रजीम का लाभ ले सकता था? तो ऐसा नहीं है। तो हिल ट्राइब्स जो हैं यहाँ पे, इनके मेंबर्स हैं या तो म्यांमार के हो सकते हैं, भारत के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये 1 साल के लिए इनको एक बॉर्डर पास मिलता था और एक टाइम पे 2 हफ्ते वो दूसरे तरफ रह सकते थे। अब इसका कारण क्या था? जैसे मैंने बताया कि हिस्टोरिकल और कल्चरल और सोशल टाइज थे इन कम्युनिटीज़ में। दूसरा, लोकल ट्रेड को भी बूस्ट करता है ये, और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन का एक अच्छा ये उदाहरण भी देता है। इंडिया की आपको याद होगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि हम ईस्ट में जो हमारे देश हैं उन पर अब ज़्यादा ध्यान देंगे और वहाँ पर अनकंडीशनल, लार्जली अनकंडीशनल हमारा सपोर्ट रहेगा। आगे चलते हैं। एक
कमीशन है जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पे। तो इनकी हाल ही में रोम में 20th मीटिंग हुई थी। अब इसका इतिहास देख लेते हैं। जो FAO है, UN सिस्टम का एक पार्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है इटली में। तो इन्होंने प्लांट जो जेनेटिक रिसोर्स हैं उसके संबंध में एक कमीशन की स्थापना की, जिसको कहते हैं कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, GM क्रॉप्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम जेनेटिक रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं। तो जो इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग है और इक्विटेबल एक्सेस है, उस प्रिंसिपल को ही आगे बढ़ाने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। अब ये एक प्रकार का परमानेंट इंटरनेशनल फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल है। दुनिया भर की जो सरकारें हैं जो UN सिस्टम का पार्ट है वो यहाँ पे आती हैं, जो डिस्कस करती हैं, नेगोशिएट करती हैं, और जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं फूड और एग्रीकल्चर से संबंधित उस पर चर्चाएं करती है। धीरे धीरे इसका जो मैंडेट है, जिम्मेदारियां हैं इस कमीशन की, वो बढ़ा दी गई। अब ये सारे सेक्टर से डील करता है, जो आपके प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, एक्वाटिक, माइक्रोबियल, इनवर्टिब्रेट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको भी अब ये कवर करता है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स भी ये कमीशन कंसिडर करता है। फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि आप देखें यहाँ पे एक प्रकार से इंटरसेक्शनैलिटी है। तो आप सिर्फ फूड की अगर बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेज तक सीमित नहीं रखेंगे खुद को। कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ, जो भी आपके SDGs हैं, 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें अगर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, तो उस पर भी बात होगी। एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS, इस पर भी चर्चा होती है। मेंबरशिप की बात करें तो 179 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी एक मेंबर है। एक कमीशन ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्स पे काम 1997 पे चालू हुआ था, और इस पर पहली एक रिपोर्ट बनी थी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 2007 में, और एक ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट हुआ था 2007 में। अब बात करते हैं कमीशन की कुछ लैंडमार्क अचीवमेंट्स पे। तो एक उन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटी जो है उसको साइन किया था, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पे, जो आपका 2001 में, ये जो FAO की मीटिंग है उस पर 31st सेशन में उसमें अडॉप्ट हुआ था। ट्रीटी का मकसद क्या है, एम क्या है? ये फार्मर की कंट्रीब्यूशन को, दुनिया भर में जितने फार्मर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ करती है। क्रॉप डाइवर्सिटी जो जिन्होंने मेंटेन की है, सस्टेन की है, और एक प्रकार का ग्लोबल सिस्टम बनाता है जो फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स और साइंटिस्ट को एक फोरम दे, जो आपके प्लांट जेनेटिक मटेरियल पे इक्वल एक्सेस की बात कर सकें। आगे चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है प्लेसेस एंड न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट जगह है सेंकाकाऊ आइलैंड। तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एक सिंगल आइलैंड नहीं है, और जापान और चाइना के बीच इसका डिस्प्यूट है। अब जापान ने हाल ही में एक कंसर्न रेज़ किया है, एक परेशानी उनकी आई है कि जो चाइनीज़ कोस्ट गार्ड हैं वो आपके सेंकाकू आइलैंड्स के आसपास, जो आप ईस्ट चाइना सी में हैं, वहाँ पर इंट्रूजन कर रहे हैं, बहुत लंबे इंट्रूजन कर रहे हैं। और जापान कहता है कि ये जापान का टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो यहाँ पर किसी भी दूसरे देश के आपके कोस्ट गार्ड्स हो या नेवी हो, उनका इंकर्जन वेलकम नहीं है। वैसे देखा जाए तो लार्जली अनइनहेबिटेटेड ग्रुप हैं, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन तो भी सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी जो टेरिटरी है उसकी सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन करना वो आपका कर्तव्य है। तो अब इनका लोकेशन देख लेते हैं, मैप में भी देखेंगे आगे। ईस्ट चाइना सी में है सेंकाकू आइलैंड जो है, जो 90 नॉटिकल माइल है आपके जापान के याइमा आइलैंड से, और 120 नॉटिकल माइल्स है आपके ताइवान से। अब इनके कुछ नाम है, सेंकाकू आइलैंड भी बोलते हैं, कहीं दियाओयू आइलैंड भी कहते हैं चाइना में इनको दियाओयू आइलैंड कहते हैं, या दियाओयुताई आइलैंड कहते हैं ताइवान में। तो
ये आप याद रखेंगे। दियाओ याद रखिए, दियाओ यू कहते हैं चाइना में, यूताई कहते हैं ताइवान में, सेंकाकू आइलैंड आप याद रखेंगे। कई बार पूछ सकता है थोड़ा उसको ट्रिकी बनाने के लिए कि दियाओयू आइलैंड कहाँ पे स्थित है, तो सेम आइलैंड्स की बात हो रही है। और पिनेकल आइलैंड्स भी कई बार कहा जाता है इसको। अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं, तो कुछ आप याद रख सकते हैं, जैसे क्यूबा जो आसान नाम है जिनके, उत्सुरी, ताइशो, इसके अलावा तोबीसे, बहुत सारे मुश्किल नाम भी है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने डेप्थ में पूछने की संभावना बहुत कम है। अब इसकी हम जोग्राफिकल लोकेशन भी देख लेते हैं। ये आपका मेनलैंड चाइना है, यहाँ पे ताइवान है, ये यहाँ पे जापान है, ईस्ट चाइना सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंकाकू आइलैंड यहाँ पर है, मियाको स्ट्रेट भी आपको याद रखना है कि ये जो स्ट्रेट है ये किसके किसके बीच में है। तो आप कह सकते हैं कि ओकिनावा जो आइलैंड्स हैं ये जापान के हैं, उसके और ताइवान के बीच में है, ठीक है, जो आपको ईस्ट चाइना सी और ये पैसिफिक ओशन के बीच में है सेंकाकू आइलैंड। तो मियाको स्ट्रेट आपको याद रखना है, सवाल यहाँ से आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। एक लेक्चर अब हम डेली या दिन में 2 लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आईआर आपका फ्राइडे तक हम एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज कर लें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।